नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। 10 से 12 मिनट मैं लूँगा आपके और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा दुनिया भर की सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़, ऐसी सारी न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए आज। 2 से 3 न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं डेली और उसके इम्पैक्ट को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सो विल लर्न कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है फाइनेंशियल हमारी लाइफ पर जितनी भी न्यूज़ हैं उससे। सो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पर ही हमारा फ़ोकस होगा। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और ये है इंडिया के नंबर 1 डिफेंस फेवरेट स्टॉक के बारे में। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जेट फाइटर आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज बनी हुई है तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे। एचएएल की बात कर रहा हूँ। एचएएल्स नासिक एमआईजी सुखोई प्लांट टू बिल्ड एलसीए तेजस नाउ। अब ऑलमोस्ट 1000 सोवियत ओरिजिन फाइटर्स बनाए इन्होंने। सोवियत ओरिजिन मतलब यूएसएसआर के ज़माने में जो हमने जेट फाइटर्स बाय करने शुरू किए थे एमआईजी 21, ठीक है? सू 30 एमकेआई, ये सारे जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं ये बने हैं नासिक के प्लांट में एंड एचएएल का प्लांट है ये। एंड अब यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारा होम ग्रोन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंडिजिनस नहीं है ओवरऑल बेसिस पे, बट यहाँ पे अब हमें नए हमारे जो एलसीए तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा, ये बनता हुआ नज़र आएगा। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस आर्टिकल को। सबसे पहले मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिएगा कि किस तरीके से स्केल अप करने की कोशिश कर रहा है एचएएल, बट हमारे एयरफोर्स के चीफ ने लगातार कहा है कि कभी भी चीज़ें डेडलाइन पे नहीं हो पा रही हैं, बहुत लंबी खिंच जा रही हैं। तो कैपेसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एचएएल में लोग बुलिश ही इसलिए हैं बहुत ज़्यादा कि जितना इन्हें आउटपुट प्रोड्यूस करना है, इतना तो कैपेसिटी है ही नहीं है, तो अभी कैपेसिटी बढ़ाते जाना है इन्हें, ठीक है? तब जाके कहीं सही से ही अपने एयरक्राफ्ट्स के जो ऑर्डर हैं, उसे डिलीवर कर पाएँगे, जो प्रोजेक्ट्स 4 साल में कंप्लीट होने चाहिए, उसे 4 साल में कर पाएँगे, ना कि 8 साल में या 10 साल में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फेवरेट स्टॉक है काफ़ी, मतलब आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा लोगों के पास होगा ये। जितने ईटीएफ्स हैं डिफेंस के, उनमें आपको एचएल नज़र आएगा, बट काफ़ी सारी मैं कहूँगा इस काफ़ी बर्डन भी है इसके पास आउट परफ़ॉर्म करने का। एंड जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, उस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सीड होता हुआ नज़र आएगा। सो वी हैव टू कीप अ क्लोज़ वॉच। अब एलसीए तेजस जो है, इनके ऑर्डर्स इन्हें डिलीवर करने हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, अगले 15 साल के ऑर्डर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो वी जस्ट हैव टू कीप ट्रैकिंग कि किस तरीके से नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ये ओपन करते हैं या फिर जो एक्जिस्टिंग हमारे सेटअप्स हैं, उसे यूज़ करेंगे तेजस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चर के लिए। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, ये है एफएमसीजी के बारे में। अब जितने भी लोग हैं उनके पास एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स ज़रूर होंगे। इट्स अ डिफेंसिव सेक्टर, लोग पसंद करते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दिया है इन्होंने। अब जीएसटी 2.0 जब आया तो सबको एक्सपेक्टेशन रही है कि बूस्ट होगा स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग बूस्ट होने की वजह से स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी कैटेगरी में जो आईटीसी, यूनिलीवर और ये जो कैटेगरी है हमारी, यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक ग्रोथ नज़र आएगा, एक पिकअप कंजम्पशन का नज़र आएगा। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर जो है, ये है कस्प ऑफ टर्न अराउंड में, ये रिपोर्ट कह रही है, ये आर्टिकल बता रहा है, इवन दो जो ग्रोथ है इस सेगमेंट में इस टाइम पे अभी भी स्लगिश है। इसका मतलब कुछ बहुत खास अभी तक तो ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो रीसेंट टैक्स कट्स आए हैं, यहाँ पे इंडिकेशन है कि एक तो प्राइजेस सस्ते हो रहे हैं पहले से थोड़े, ठीक है? और पॉजिटिव टर्न अराउंड भी एक्सपेक्टेड है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वैसे तो गवर्नमेंट थोड़ी कैपिटलिस्टिक होती है, राइट? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से आपको जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट कहेगी तो आप स्किल एक्वायर करो और आप देखो जो जॉब सही मिलनी चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलनी चाहिए। फिर आप बोलोगे सैलरी कम मिल रही है तो गवर्नमेंट कहेगी हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, आपको सैलरी कम मिल रही है, आप अपग्रेड करो, राइट? लेकिन अगर हमारी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज आईटीसी, यूनिलीवर और आप देख लो नेस्ले जितनी भी है, अगर ये मिलकर के कहती हैं गवर्नमेंट को कि यार सेल्स नहीं हो रही है हमारी, रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ज़रूर परेशान होती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ मेजर्स यूज़ करने की कोशिश करती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो हमारी करती है कि चलो रेट कट्स करती है। रेट कट हुआ इस बार अच्छा खासा, राइट? या फिर पॉलिसीज़ आई तो टैक्स कट्स हुए, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं ये इट्स एन इंडिकेटर, गवर्नमेंट इंडिकेटर की तरह यूज़ करती है इन कंपनीज़ को कि लोग कंज़्यूम कम क्यों कर रहे हैं या कंज़म्पशन में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? क्या लोगों के पास सेविंग्स नहीं बच रही है? खर्चा बहुत ज़्यादा है? क्या ऐसा हो रहा है कि वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है या इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, जिसकी वज़ह से ये
चीज़, ये कंपनीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही है, ओवरऑल कंज़म्पशन नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है गवर्नमेंट के लिए। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली एंड यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स थी एफएमसीजी सेक्टर्स के साथ। सबसे पहले तो आप देखोगे कि रॉ मटेरियल प्राइसेज़, चाहे पाम ऑयल देखो कितने रेट्स बढ़ गए इसके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। साथ में रुपया भी डेप्रिशिएट हो गया, तो आप वही सेम चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हो, अब ज़्यादा रुपये पे करना पड़ रहा है आपको, राइट? तो इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस क्या हुआ, रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ डॉलर के अगेंस्ट, वो इन सारे फैक्टर्स को आप कंबाइन करोगे तो जितनी भी कमोडिटी हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हुई हैं। और एफएमसीजी कंपनीज एकदम से मैगी तो ₹10 से ₹15 नहीं कर सकती या ₹13, सेल्स बहुत कम हो जाएगी। तो कहीं न कहीं उन्हें मार्जिन्स को कम करना पड़ा अपने प्रॉफिट के। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखोगे, कंज़म्पशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ा और इन्फ्लेशन को भी इनको खुद अपने ऊपर इसका कहीं कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा लेना पड़ा। तो अब यहाँ पे टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और दूसरी चीज़ जो प्राइस है कमोडिटीज़ की, जैसे कि कोको, कॉफ़ी, पाम ऑयल, ये जो पहले हाई थे अब कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंग्रीडिएंट जैसे कि कोको, पाम ऑयल जो है इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, इस आर्टिकल में भी लिखा है ये। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी, ट्रैक करते रहना होगा आपको कमोडिटी प्राइसेज़ को। अगर आप जानना चाहते हो आपकी कंपनीज़ आगे क्या करने वाली है, क्या कर कैसे वर्क कर सकती हैं आगे, तो ये भी पता होना चाहिए कि किस कमोडिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है? तो कंज़म्पशन डिप हुआ मार्जिनली एंड जो कैटेगरीज़ है लाइक स्नैकिंग, फैब्रिक केयर, ये हाई स्पेंडिंग कैटेगरीज़ रहे हैं। तो एनुअली एक आम इंसान करीब ₹2408 खर्च करता है स्नैक्स की कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं नाश्ता, स्नैक्स, हल्का-फुल्का। एंड ये है अ रिज़ल्ट ऑफ 6% ग्रोथ सिंस लास्ट ईयर, 6% ग्रोथ आया है। लेकिन यहाँ पे कंज़म्पशन ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% है, इंडिकेटिंग कि जो शॉपर्स हैं उन्होंने कंज़म्पशन बढ़ाया नहीं है, अपनी स्पेंडिंग पे कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? फैब्रिक केयर, जहाँ पे एनुअली ₹2050 खर्चा आता है पर हाउसहोल्ड, यहाँ पे 4% की ग्रोथ आई है, लेकिन जो कंज़म्पशन ग्रोथ है वो फ्लैट रहा है। एंड डिस्पाइट जो प्राइसेज़ कम हुए हैं, टैक्स कंसेशन आया है, एफएमसीजी सेक्टर अभी भी इट इज़ ट्रेडिंग वाटर। तो कहीं न कहीं जो जोश ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एफएमसीजी में देखने को नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा। तो ये एक चिंता का विषय है, बट मैं कहूँगा आर्टिकल्स को पढ़ के बहुत ज़्यादा बुलिश भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कर सकते हैं डेटा का, कंज़म्पशन का डेटा अगर आप देखेंगे, मैक्रो डेटा कुछ अच्छा आता है, तभी एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स पे ज़्यादा बुलिश होना सही है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना अभी काइंड ऑफ मैं कहूँगा अर्ली होगा। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल की, कुछ नहीं है ये ऐसे तो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि चीफ ऑफ स्टाफ जो येमेन के हूती रेबल्स हैं, इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, हेड थे, वो अब मर चुके हैं इज़राइली एयर स्ट्राइक में। अब मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ कि कहाँ से मिडल ईस्टर्न चीज़ हमें इम्पैक्ट कर रही है। मैं आर्टिकल को पढ़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि येमेन, ठीक है? में जो हूती रेबल्स हैं, ये एनिमी किसके हैं? सऊदी अरेबिया के, ठीक है? सऊदी अरेबिया कई टाइम से इनसे लड़ रहा है, सालों से लड़ रहा है, ठीक है? इसके बाद पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने अभी कुछ डिफेंस पैक्ट किया, आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा में था। और उसमें यही था कि हूती रेबल्स को हराने के लिए या उनसे लड़ने के लिए दे विल यूज़ पाकिस्तानी आर्मी एंड इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें होंगी दिल पे। तो ये चीज़ काफ़ी परेशान करती है, ये किसको परेशान करते हैं? सऊदी अरेबिया को। अब इट्स अ मिडल ईस्टर्न कंट्री, सऊदी अरेबिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, राइट? तो इज़राइल के साथ ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ ग्रेट रिलेशन, बट इज़राइली एयर स्ट्राइक सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए यहाँ पे हो रही है, व्हिच व्हिच गिव्स यू कि यहाँ पे क्या पक रहा है इस टाइम पे मिडल ईस्ट में, वी डोंट नो। तो यहाँ पे विदाउट डायरेक्टली ब्लेमिंग इज़राइल फॉर हिज़ किलिंग, हूथीज़ ने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इज़राइल है, ये अभी खत्म नहीं हुआ एंड इज़राइल विल रिसीव इट्स डेटरेंट पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स इट हैज़ कमिटेड। इज़राइल ने टारगेट किया था हूथी ग्रुप के चीफ ऑफ स्टाफ को, डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे सीनियर फिगर्स को, इन एयर स्ट्राइक्स ऑन सना इन येमेन, in which Prime Minister of Yemen's Houthi-run government and several others were killed। तो इज़राइल यहाँ पे इन्हें टारगेट करता रहा है कहीं न कहीं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट हैज़ मोर प्रॉब्लम्स टू डील विद। यहाँ पे ईरान है, गाज़ा है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल वहाँ पे ये एक्टिव है। तो यू नेवर नो यहाँ पे क्या पकड़ा होगा। एंड येमेन को मैं बता दूँ कि सपोर्ट कौन करता है, तो इन्हें काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती है ईरान वगैरह से। तो ईरान कहीं न कहीं इन्हें सपोर्ट करता है एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो मिडल ईस्ट में ये टर्मोइल देखने को मिलता है कि एक कंट्री दूसरे रेबल्स को सपोर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट दूसरी कंट्री लड़ रही है। दे आर ऑल मुस्लिम कंट्रीज़, डोमिनेटेड कंट्रीज़, बट सबके एजेंडाज़ अलग हैं। मेजॉरिटी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। तो क्या ऑयल वगैरह से इस पे फ़र्क पड़ सकता है इस टाइम पे? नहीं, इस टाइम पे हूथीज़
कंट्रीज़ हैं एंड इनसे इतना ज़्यादा ऑयल पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑयल को इम्पैक्ट करने वाली खबर नहीं है, बट येस मिडल ईस्ट इस पॉलिटिक्स को ज़रूर इंटरेस्टिंग बना सकती है आगे। अब ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है जिसे मैं कवर कर रहा हूँ, तो डोंट टेक एवरीथिंग एट इट्स फेस वैल्यू। किसी का ओपिनियन है, न्यूज़पेपर में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो सब किसी ना किसी का ओपिनियन होता है कंबाइंड विद फैक्ट्स। तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट फैक्ट, राइट? तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे अलग कर सकें, ऑल्दो हम 100% नहीं कर पाएँगे। बिल्डिंग कैपेसिटी और ये डेटा सेंटर्स के बारे में, इंडिया में लोग पूछते रहते हैं कौन सी कंपनीज़ बहुत अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए, सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज़ वन इंडस्ट्री जो इंडिया में है नहीं। तो अगर अभी 100 करोड़ की भी होगी तो ये आगे जाके 10, 15, 20 या 100 गुना भी होनी है। 100 टाइम्स भी होगी, राइट? क्योंकि है ही नहीं। अब यहाँ पे जो कैपेसिटी की बात करूँ तो जो डेटा सेंटर्स हैं इंडिया में, ये इम्प्रूव करने वाले हैं हमारी एआई कैपेबिलिटीज़। अब अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा हब बनाएँगे विशाखापट्टनम में। इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर इंडस्ट्री जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके लिए, ठीक है? $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में, 5 साल में, व्हिच इज़ अ लॉट। एंड ये लार्जेस्ट डेटा हब होगा आउटसाइड यूएस फॉर गूगल। यूएस के बाद सबसे बड़ा डेटा हब क्या होगा? इंडिया में होगा, व्हिच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। और डेटा सेंटर्स है यहाँ पे किसके? 12 कंट्रीज़ में है इसके, सिर्फ पूरी दुनिया में। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये इग्नोर कर रहा है हर टाइप के जियोपॉलिटिकल टेंशन को जो यूएस और इंडिया के बीच में चल रहा है। यूएस की अमेरिकन कंपनीज़ मान के चल रही है कि जो कुछ भी इंडिया, यूएस या यूएस पूरी वर्ल्ड के साथ अभी कर रहा है, इट इज़ टेम्परेरी, 2-3 साल की बात है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो बैक टू नॉर्मल। एंड उसी के बेसिस पे ये अगले कई दशकों का सोच करके यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है अल्फाबेट के लिए, गूगल सर्च, यूट्यूब आप देखो, वी आर बिग, राइट? सबसे बड़ी ऑडियंस है हमारे पास यूट्यूब की पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मेटा, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा लोग, राइट? तो चाहे मेटा हो, गूगल हो, कोई भी हो, सबके वी आर द बिगेस्ट यूज़र्स। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को कंबाइन करेंगे एंड यहाँ पे 6 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री से कनेक्टेड क्या-क्या है, ठीक है? बिकॉज़ यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो डेटा सेंटर में तुरंत से काम करने वाली है क्योंकि इट्स टू बिग, ठीक है? बहुत बड़ी होती है और यहाँ पे कोलैबोरेशन की भी बात चल रही थी दैट यहाँ पे अडानी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, यहाँ पे हेल्प कर सकता है यहाँ पे अडानी, या फिर साथ में भारती एयरटेल। यस, ये दोनों भी कंबाइंड कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके एफर्ट्स होंगे, पार्टनरशिप होगी किसी तरीके से, बट और भी बहुत सारी कंपनीज़ होगी, चेन ऑफ कंपनीज़ जो इससे डायरेक्टली बेनिफिट करने वाली हैं। सो नाउ दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी जहाँ पे आप रिसर्च करो, दिमाग लगाओ और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो यहाँ से एक्स मल्टीपल्स ऑफ रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, अगर आप सही से आइडेंटिफाई कर पाओ। बहुत सारे अलग सेक्टर्स हैं जो उससे नीश क्रिएट हो सकते हैं एंड देयर आर टू मेनी थिंग्स जो यहाँ पे हो सकती हैं। और भी कंपनीज़ हैं जो गूगल अगर यहाँ पे आता है देन भाई भीड़ लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है एंड काफ़ी सारी स्टेट्स और सिटीज़ हैं जो कम्पीट करेंगे कि ये डेटा सेंटर इनके यहाँ ही आना चाहिए। सो दिस इज़ एज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू एज़ एन इन्वेस्टर कि आप यूज़ करो ऐसे सारे न्यूज़ का। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।